नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, पिछले दिनों एक खबर आई कि ज्योति मल्होत्रा जो एक यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करती हुई पकड़ी गई। इसके बाद देखा जाए तो भारत के कई राज्यों में लगातार बहुत से यूथ, लगभग 1 दर्जन के करीब जो यूथ है वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के दोष में पकड़े गए। ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर मामला है। क्यों यूथ बहक रहा है? क्यों यूथ अपने ही देश की जासूसी, अपने ही देश के खुफिया ठिकानों के राज या अपने ही देश के दस्तावेज जो दूसरे देशों तक पहुंचा रहा है? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी। आइए मेहरा जी से बात करते हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, जो इन्फ्लुएंसर रही है ज्योति मल्होत्रा, उसका पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़े जाना, हरियाणा से है वो। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों से यूथ जो है, 1 दर्जन के करीब यूथ जो है वो इसी दोष में पकड़े गए हैं। एक गंभीर मामला है ये। तो क्या लगता है कि इसके पीछे के सबसे पहले तो कारण क्या रहे हैं? दूसरा कि हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, क्योंकि देखिए आज ही तो जासूसी शुरू नहीं हुई होगी, ये पिछले कुछ समय से जासूसी कर रहे होंगे। तो कोई 2 साल से कर रहा होगा, कोई 4 साल से कर रहा होगा, कोई 6 महीने से कर रहा होगा। तो जांच एजेंसियों को क्यों नहीं पता चल पाया? तो जांच एजेंसियां क्या कर रही थी हमारी? हाँ राजेंद्र जी, बड़ा गंभीर क्वेश्चन आपने उठाया आज, बड़ा, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद जब एक आतंकी घटना पहलगाम में हुई थी, उस आतंकी घटना में 26 जो व्यक्ति हमारे नागरिक मारे गए थे जी। और उसके बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक के बाद जो घटनाक्रम हुआ है, जो तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच में उत्पन्न हुआ, एक युद्ध जैसी स्थिति हुई है। और युद्ध उसके बाद 10 तारीख को एकदम जो सीज फायर की घोषणा कर दी जाती है। और उसके बाद विभिन्न फील्ड में हमारी जांच एजेंसियां और दूसरी हमारी पुलिस और हमारी दूसरी और जो भी एजेंसियां इस युद्ध के बाद जो छानबीन करने पर लगी हुई थी, वो सारी इस काम में लग जाती है। लेकिन सवाल आपने ये सही उठाया कि इससे पहले हमारी जांच एजेंसियां कहाँ थी। जी देखिए राजेंद्र जी, जब 2019 की हम बात करते हैं, 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा में हमारे 40 से भी अधिक जवान मारे गए थे। देखिए, बहुत बड़ा फेल्यूर मैं भी उसको कहता हूँ हमारी एजेंसियों का। और एक हमें उससे पहले किसी तरह का कोई हमारे पास जानकारी, इनपुट्स, हमारी जो जांच एजेंसियां थी उनके पास कुछ भी नहीं था। और जांच एजेंसियों ने भी कुछ था या ना था, ये बात की बात है, लेकिन उस टाइम सरकार ने माना था कि हमारा कहीं कहीं जो खुफिया था, जो तंत्र था, वो कहीं कहीं फेलियर रहा जी। पुलवामा एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, एक बदनुमा दाग है आतंकवादियों के लिए। और पुलवामा में भी हमारी सरकार, हमारी जो सरकार की जांच एजेंसियां, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, उनका फेल हो रहा था और ये सरकार ने भी माना। तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं पहलगाम की घटना की। पहलगाम में जो 22 अप्रैल को जो घटना हुई जी, उसमें उसके बाद जो घटना हुई है, उसके बाद जो एक मीटिंग हुई थी, सर्वदलीय मीटिंग हुई थी, उसमें जो केंद्र सरकार में संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, और उन्होंने पूरे जो सर्वदलीय मीटिंग में माना था जी कि इस घटना के पीछे हमारा कहीं कहीं वो इंटेलिजेंस फेलोर रहा है। तो इस तरह का 2 जो मुख्य घटनाएं। और इससे पहले 2016 की हम बात करें तो जो पठानकोट एयरबेस पर एक हमला हुआ था, अटैक हुआ था जी, बिल्कुल। उसमें भी कहीं कहीं इंटेलिजेंस फेल हो रहा था। और उस घटना की, पठानकोट जो अटैक की जांच करने के लिए एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पाकिस्तान की तरफ से आई थी। 5 अधिकारी जिसमें थे, उन अधिकारियों में एक अधिकारी ISI का अधिकारी था जी। ये खैर छोड़िए, ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण एक वो थी, घटना थी। और इसमें कहीं कहीं जो पाकिस्तान की एजेंसियां था उसको नहीं बुलाना चाहिए था जांच के लिए। लेकिन अब आते हैं कि इस प्रकार से कि जो आपने बात कही कि जासूसी के मामले में 1 दर्जन जो यूथ पकड़ा गया जी। और उन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप है।
तो आरोप जासूसी किस प्रकार से किए, कैसे किए, ये तो जांच एजेंसियां तय करेंगी। लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि इससे पहले जो 10 तारीख को हमारा जो एक संघर्ष विराम की घोषणा होती, सीज फायर की घोषणा होती, उससे पहले अगर हम नजर दौड़ाएं, हमारे गूगल पर अगर जाके हम ट्रेस करें, तो मुझे लगता है पिछले 2 साल में किसी प्रकार की जासूसी की घटना हमारे पास, हमारे जांच एजेंसियों के सामने नहीं आई। बिल्कुल ठीक है। और अगर आई होती तो पहले उनको पकड़ लिया जाता। लेकिन ये जांच एजेंसियां अभी इस युद्ध के बाद ही, इस जो तनाव के बाद ही क्यों सक्रिय हुई, उससे पहले जांच एजेंसियां कहाँ थी? हालांकि जो ज्योति मल्होत्रा के बारे में आपने बताया कि वो पिछले 2023 से पाकिस्तान में उनका आना जाना, चाइना में उनका आना जाना, इंडोनेशिया में आना जाना, और सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव थी कि वो लगातार सोशल मीडिया पर अपनी पोस्टें डाल रही थी। इससे जो घटना सीज फायर है, इससे पहले किसी तरह की कोई एक्टिविटीज हमारी जांच एजेंसियों के सामने नहीं आई, ना ही उन्होंने कोई एक्शन लिया। इसी प्रकार से 12 जो यूथ की आपने बात की कि उन पे जासूसी के आरोप है, वो सिर्फ और सिर्फ सीज फायर के बाद ही उन पे जासूसी करने लगे हैं, या पहले संपर्क उनके जो ISIs की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान सरकार की बात कर रहे हैं, चाइना सरकार से बात कर रहे हैं, क्या उनसे भी संबंध है? तो इस तरह से जो सोशल मीडिया पर एक नेटवर्क उनका चल रहा था, ये आज से नहीं, मुझे लगता है पिछले 3, 4, 5 साल से चल रहा था। और सिर्फ हमारी जांच एजेंसियां, जो इंटेलिजेंस जांच एजेंसियों की आपने बात की, चाहे पुलिस हो, चाहे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी हो, चाहे दूसरी ओर से IB हो, तो वो हमारी सोई पड़ी हुई थी। बिल्कुल पिछले एक लंबे समय से अगर वो काम कर रहे हैं, अगर ज्योति मल्होत्रा की बात करें 2023 से 2025 आ गया, तो इतने लंबे समय तक ये सब कुछ चलने के बाद भी वो उसके बारे में अभी तक पता क्यों नहीं चल पाया? हमारी जांच, हालांकि उसके संबंध जो है इनपुट थे या ना थे, लेकिन वो कहीं उन पे धरपकड़ होनी चाहिए थी, ताकि लोगों को पता चले कि इस तरह के जो हमारा मेरा सब एक सवाल बड़ा अहम यहाँ पे एक सवाल और बड़ा अहम खड़ा होता है कि ये जो यूथ था, वो या तो कोई इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, या कुछ भी था, उनके क्या सरकारी कार्यालय थी, या सरकारी जो दफ्तर है, या सरकारी कर्मचारी हैं जो जहां पे उन्होंने जासूसी की है, क्या उन दफ्तरों के अंदर उन कर्मचारियों के साथ भी उनके संबंध रहे हैं, उन दफ्तरों के अंदर भी संबंध रहे हैं? क्योंकि एक यूट्यूबर की बात करूं या एक यूथ की बात करूं, वो सारी खुफिया जो जानकारी है वो कैसे इकट्ठी कर सकता है? कहीं ना कहीं कुछ तंत्र तो और भी साथ में जुड़ा होगा ना, तो क्या उन तक पहुंचने की जरूरत है सरकार को? निश्चित रूप से अगर ये जो 12 हम इनकी जो आरोपियों की बात कर रहे हैं, जो जासूसी के जिस पर आरोप लगे हैं, वो जासूसी किस प्रकार से उन्होंने जासूसी की है, और किस तरह की जो खुफिया जानकारी है, भारत की जो खुफिया जानकारी, चाहे एयरबेस से संबंधित हो, चाहे आर्मी से संबंधित हो, चाहे दूसरे सीक्रेट जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या और जो सैन्य सामग्री होती है उनसे संबंधित हो, किस प्रकार से उन्होंने जानकारी दी। हालांकि कोई भी एयरबेस है, कोई भी एक सैन्य कंपाउंड है, परिसर है, सेना का परिसर है, कैंट है, आम आदमी को जाने की किसी तरह से उनको अलाउड बिल्कुल जा ही नहीं सकता, नहीं होती। बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ जो आर्मी अलाउड करती है, चाहे एयरबेस की का मामला हो, एयरफोर्स के अधिकारी जो अलाउड करेंगे वही लोग अंदर जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स की हम बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आते हैं? डॉक्यूमेंट्स हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है, बाहर देना क्या नहीं, चाहे कोई डॉक्यूमेंट जाए, चाहे कोई वीडियो जाए, चाहे कुछ भी जाता है, तो वो बड़ी बात तो ये है कि वो कहां से निकल कर आते हैं, उस जगह पर कैसे एंटर करते हैं, कहां से निकल कर आते हैं। जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं जो हमारे लोग, जो जिन पे आरोप है, वो कहां से इनपुट ये सारा जुटाते हैं? ये सही बात कही आपने, क्योंकि अगर कोई इनपुट्स उनके सामने आएगा, उनके पास आएगा, तो किसी न किसी डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आम बाजार में फोटो वो करके डाल दिए, यूट्यूब पे डाल दिए, या उनकी पोस्ट उनको भेज दी, इससे सिक्योरिटी से किसी तरह का मुझे लगता है कोई खतरा होने वाला नहीं है। हाँ, देखिए खतरा जब होता है जब हमारे सैन्य जो सामग्री है, जो युद्ध सामग्री है, जो हमारे सामरिक क्षेत्र से जुड़ी हुई जो सामग्री, वो अगर किस प्रकार से उनकी लोकेशन या एग्जैक्ट लोकेशन कितने उस पे है, वो सारी जब दुश्मन कह सकते हैं हम, तो तनाव था, तो दूसरे देश को हम भेजते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें सिक्योरिटी कहीं एक सिक्योरिटी का मामला आता है, और कहीं उससे नुकसान हो सकता है। वो जहाँ से निकलते हैं, वो कहीं उसके तार
जो सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं उन डिपार्टमेंट्स के, जिनकी खुफिया जानकारी सरकार को उन्होंने जो पाकिस्तान सरकार को या पाकिस्तान की आईएसआई को दी है, वो निश्चित रूप से उन तक तार जुड़े हुए मिलेंगे। अगर खुफिया एजेंसी, हमारी खुफिया एजेंसी वहाँ तक पहुँच पाती है तो निश्चित रूप से उनकी जो अभियान उन्होंने अब चलाया, जो आरोपी जो जासूसी करने के आरोप में जो पकड़े गए हैं, वो इस तरह की जानकारी दे पाएंगे कि अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग जो विभागों में, अलग अलग स्थानों पे कहाँ से वो इनपुट्स लेके आते हैं और भेजते हैं। तो उन लोगों तक भी खुफिया एजेंसी को जाना बहुत जरूरी है। मेरे साहब, इस यूथ जो है, देखिए देश सबसे पहले होता है। यूथ क्या कारण है कि बहक जाता है और इस तरह की हरकतें करता है कि अपने ही देश से, अपने ही लोगों से गद्दारी कर बैठता है? क्या उसके पीछे के क्या कारण होते हैं? देखिए राजेंद्र जी, हमारा 140 करोड़ का देश है और 35% से ज़्यादा एक एवरेज आबादी अगर यूथ की आबादी है हमारे देश में, और भिन्न भिन्न प्रकार के कल्चर है, भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म को फॉलो करते हैं, धर्मों को फॉलो करते हैं, तो सभी तरह के लोग होते हैं। तो समाज में बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन बहुतायत हमें देखनी है कि बुरे लोगों की बहुतायत या अच्छे लोगों का बहुतायत है, और उन लोगों को कैसे हमने एक सीधी लाइन पर लेकर आ। तो नहीं, क्या यूथ जो है वो शॉर्टकट में सब कुछ कमा लेना चाहता है? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। आज हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या भी, ये मानने वाली बात है, आप मानेंगे। रोजगार की मेन समस्या हमारे देश में आज है, और एजुकेशन हमारे देश में वो नहीं है जो यूथ के लिए होनी चाहिए। हमने बेरोजगारी की समस्या को हल करना होगा, यूथ को रोजगार देना होगा, यूथ को एजुकेशन से जोड़ना होगा, यूथ को एक हमारा वो कह सकते हैं हम, एक अच्छे संस्कारों से जोड़ना होगा। वो सारा एजुकेशन में सम्मिलित होगा, और इस प्रकार की एजुकेशन जो अच्छे संस्कारों से रही की एजुकेशन है, वो अगर हम दे पाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ हमारे यूथ है ना जो सही दिशा में चल पाएंगे। सबसे मुख्य बात आपने जो कही है, रोजगार की बात, रोजगार मुहैया करवा रहे होंगे, और एक यूथ एनर्जी है जो उसको स्ट्रीमलाइन करना होगा। उनको एक हमारी सरकार ने ये काम यूथ के लिए निश्चित रूप से करने पड़ेंगे। मेरा साहब देखिए, और नशा सबसे बड़ी बात है आज। बात बिल्कुल ठीक है, नशा और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या जरूर है, लेकिन अगर हम बात करें देशभक्ति की भावना की, अब तो उसके लिए भी तो सरकार को कुछ प्लान्स का क्या लगता है कि किस तरह के प्लान्स शुरू करने चाहिए सरकार को कि यूथ है उसके अंदर, उसके मन में एक भावना पैदा हो देश के प्रति, अपने समाज के प्रति? देखिए, देश प्रेम की भावना के लिए हमने एक लिटरेचर विद्या के माध्यम से भी बच्चों में जो युवा पीढ़ी है उसको मोटिवेट। देश प्रेम ऐसा लग रहा है कि जैसे देखिए, मैं अगर पिछले दौर की बात करूं तो देश प्रेम के ऊपर फिल्में बनती थी, देश प्रेम के लिए उस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे, बुक्स में देश प्रेम की बात होती थी, लेकिन आज तो मुझे लग रहा है कि नारों में रह गया देश प्रेम। उसी बात पे आ रहा हूँ। साहित्य के माध्यम से युवाओं को हमें बताना होगा देश प्रेम के लिए, राष्ट्र हित के लिए किस तरह के प्रोग्राम उनके लिए बेनिफिशियल है, और किस तरह के प्रोग्राम से हम उनको जोड़कर उनके राष्ट्र हित के लिए मोटिवेट उनको कर सकते हैं। जैसे पाठ्यक्रमों की बात करें, किताबों की पाठ्यक्रमों की बात करें, उससे जुड़ी हुई जो बातें हैं, हमारे जो वीर जो शहीद हुए हैं देश के लिए, जिन्होंने काम किया, जान दी है, उनके बारे में मोटिवेट करना होगा, और स्पोर्ट्स से युवाओं को जोड़ना होगा। एजुकेशन, बेहतर एजुकेशन हो युवाओं के पास, अच्छी एजुकेशन होगी तो रोजगार की किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। टेक्निकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। स्किल एजुकेशन हमारे देश में बहुत कम है। अगर हम बात करें तो डेवलप्ड कंट्री की बात करें, ब्रिटेन में, जर्मनी में, अमेरिका में, स्किल्ड लेबर वहाँ पे जो स्किल्ड लोग हैं वहाँ पे 80% से 90% तक है। हमारे देश में स्किल्ड लोगों की जो संख्या 3% है। ये बहुत ही गंभीर विचारणीय विषय है। ये स्किल्ड एजुकेशन की तरफ हमारा कभी कतई ध्यान नहीं है। जहाँ जिस देश में स्किल्ड लेबर 3% हो, हम किस प्रकार की एजुकेशन हमारे लोगों को दे रहे हैं? तो इस तरह के कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाने होंगे, और कहीं न कहीं जो संस्कारित जो एक शिक्षा है उसको वो युवाओं को देनी होगी।
तभी हम कुछ युवा जो यूथ जो एनर्जी है उसको मैनेज कर पाएंगे और उसको एक बेहतर दिशा दे पाएंगे। और इस तरह की जो घटनाएं आपने बताई, एक नशा बहुत मुख्य कारण है इस तरह की जो दूसरे दिशा में बहक जाते हैं हमारे यूथ है। आपने हम जो जिन 12 यूथ जी। की बात कर रहे हैं जिसपे जासूसी के आरोप लगे, उनमें बिल्कुल। मैक्सिमम हरियाणा पंजाब के हैं। और हरियाणा पंजाब में जो नशा है, नशे का जो नेक्सस फैल चुका है वो बहुत गहराई तक जा चुका है। बिल्कुल ठीक है। नशा करने के लिए लोग हमारे यूथ कुछ भी हद तक जो नशेड़ी है किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इस तरह से युवाओं को नशे से दूर करना होगा और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने होंगे, रोजगार परक शिक्षा देनी होगी। तो इस तरह के जो कार्यक्रम एक साहित्य से जोड़कर बेहतर साहित्य युवाओं के लिए, चाहे फिल्मों के माध्यम से हो, बॉलीवुड की जो फिल्में बन रही हैं, पंजाबी फिल्मों के माध्यम से हों, और दूसरी जो फिल्में हमारे देश में बन रही हैं उनके माध्यम से एक हम युवाओं को एक नई दिशा दे सकते हैं। और निश्चित रूप से ये जो कहीं न कहीं हमने आज इंटेलिजेंस एजेंसियों की बात की है, ये बहुत ही गंभीर विषय आपने उठाया है। और कि अभी तक इंटेलिजेंस जो एजेंसियाँ थी हमारे कहाँ थी, और अब सारे सीज फायर के बाद ही सारा इसका जो जी बिल्कुल। जासूसी का जो नेक्सस है उस पर एजेंसियां काम करने लगी। मानने वाली बात है, निश्चित रूप से हमारी जांच एजेंसियों को आंख कान एजेंसियों को भी, सोचना चाहिए, हाँ, पहले एजेंसियों सोचना को भी चाहिए। अपने आंख और कान जो है वो खुले रखने चाहिए थे, तभी हमारा देश सुरक्षित रह पाएगा। ये बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, अगर भारत का यूथ भटक रहा है, वो भारत की जासूसी करके दूसरे पड़ोसी देशों को भारत की खुफिया जानकारी दे रहा है, तो इसके लिए सिर्फ यूथ ही जिम्मेवार नहीं है, उसके पीछे के कारण जिम्मेवार हैं। बहुत से कारण हैं। सरकार को उन कारणों को समझना पड़ेगा, उन कारणों को जानना पड़ेगा, और हमारी एजेंसियों को अपने आंख कान नाक सब खुले रखने होंगे, ताकि यूथ जो है हमारा वो भटके ना। हमारे देश के खुफिया जो तंत्र है उसको भी बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, ताकि जो यूथ है उसे सही डायरेक्शन मिल सके। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।